हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियोस ताकि मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो कि जीके और जीएस में दोनों चीजें हैं आपके। सभी चीज यानी कि इसमें जो है एक तरीके का ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसमें सभी चीजें इंक्लूड है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर तरीके के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज आप लोगों के लिए तैयार की गई है हमारे टीम के द्वारा, तो जिसके मैं सीरीज आप लोगों के सामने वीडियो बना के प्रस्तुत करता हूं। तो इसका ये भाग 9 है। भाग 8 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो भाग 9 तो इसको भी देखिए। और जैसे ही मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं तो आप वीडियो पॉज करके अपने दिमाग में तुरंत ही आंसर को सेट कर लें कि इसका आंसर ये होगा। तो उससे आप चेक कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब यानी कि पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहिर्मुखता, ठीक है, बहिर्मुखता की अगर हम बात करें, एक्सटर्नैलिटी सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस शाखा का मूल सिद्धांत है? तो ये जो है यह सिद्धांत है आपका एनवायरोनॉमिक्स का। किसका? एनवायरोनॉमिक्स का यह सिद्धांत है, बहिर्मुखता का सिद्धांत एनवायरोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के बहिर्मुखता का लाभ या लागत, लाभ या लागत को कहते हैं जो किसी गतिविधि या लेन देन से उत्पन्न होते हैं और जिसका प्रभाव एक वैसी पार्टी पर पड़ता है जिसने उस लाभ या लागत को वहन करने की स्वीकृति नहीं दी हो। पर्यावरण प्रदूषण इसका एक उदाहरण है। इस सिद्धांत को पर्यावरण अर्थशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है बहिर्मुखता का सिद्धांत। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं क्या? कितने होते हैं? द्विबीजपत्रियों में कितने परागकण, मतलब परागकण में कितने होते हैं? क्या 2 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र, 1 जनन छिद्र या 3 जनन छिद्र? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका 3 जनन छिद्र। बीज के अंदर 1 या 2 दल होते हैं। इस आधार पर इन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वर्गों में विभाजित किया जाता है। द्विबीजपत्री वे सुपुष्प पौधे होते हैं, ठीक है, पुष्पक पौधे होते हैं, सपुष्पक पौधे होते हैं जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, जैसे कि चना, मटर, सेम प्रमुख द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ जाता है कि महामना इनमें से किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। लेकिन यह पदवी किसने दी? तो यह पदवी दी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको यह पदवी दी गई थी। तो मदन मोहन मालवीय भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना, शाब्दिक अर्थ है सबसे अधिकतम सम्मानित, है ना, की उपाधि से विभूषित किया गया था। और इस मानवीय या इस माननीय खिताब को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा इस्तेमाल और लोकप्रिय किया गया था। किसके लिए? मदन मोहन मालवीय के लिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। अंकीय परिपथों के द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी जाती है? यानी कि मेनली बाइनरी सिस्टम की बात की जा रही है। अंकीय पद्धति यानी कि वही बाइनरी सिस्टम जिसमें 0 और 1 का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसका आंसर है द्विधारी पद्धति। क्या है? द्विधारी पद्धति। अंक के जो परिपथ होते हैं उसमें प्रायः निम्नतम और उच्च वोल्टेज को क्रमानुसार 0 और 1 से के द्वारा निरूपित करते हैं और यह एक द्विधारी पद्धति है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच किसी अंकीय परिपथ सर्किट का प्राथमिक अवयव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है अंकीय परिपथ का प्राथमिक अवयव होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी निकल कर आता है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम को अच्छे से पढ़ के, एग्जाम में अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस को सही आंसर दे पाए। सही मिलान आपको करना है कि इनमें से कौन सा एक है जो सही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, तो ये नहीं है, गलत होगा। मत्स्य मछली की बात करें तो मंड और विटामिन, दूध की बात करें तो रेशा और खनिज, अंड पीतक की बात करें तो प्रोटीन और वसा। तो देखिए अंड यानी एग की बात की जा रही है, अंडे की बात की जा रही है, तो उसमें प्रोटीन और वसा पाया जाता है। तो इसका आंसर है 4th वाला। अंडे की जर्दी अंडे का वह भाग होता है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भोजन के रूप में अंडे की जर्दी विटामिन व खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत होता है और इस भाग में अंडे की संपूर्ण वसा और कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन का लगभग 5वां हिस्सा भी होता है। तो सफेद भाग, पूरा का पूरा अंडे का सफेद भाग प्रोटीन ही होता है, जो कि जैसे कि जो लोग
जिम वगैरह वर्कआउट करते हैं या बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं तो वो अंडे तो खाते हैं, लेकिन उसका सिर्फ प्रोटीन यानी कि व्हाइट वाला भाग जो होता है सिर्फ उसको खाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसीसी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है थर्ड वाला, इंटर गवर्नमेंट। ये देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ना लग के यहाँ पर ये लगेगा, टाइपिंग एरर भी हो जाती है कभी कभी। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज इसका सही आंसर होगा, थर्ड वाला। तो इसका पूर्ण रूप अगर नाम देखें तो ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग जो है एकदम सही लिखी गई है, तो ये इसका जो है फुल फॉर्म होगा, अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इसका फुल फॉर्म होगा। काजू की फसल पर एंडोसल्फान, ठीक है, एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था, यानी कि कहां पर इस चीज को छिड़काव करने पर जो है विपदा आ गई थी, प्रदूषण हो गया था, तो यह हुआ था केरल में। कहां पर? केरल में। केरल में जो जब इसका इस्तेमाल किया गया था तो कासरगोड में कई सौ लोगों के दिमाग में खराबी आने के सबूत मिले हैं और इस आधार पर राज्य के इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कीटनाशी को 1950 में पेश किया गया था। इसका सब्जियों, फलों, धान, कपास, काजू, चाय, कॉफी, तंबाकू जैसी 70 फसलों पर इस्तेमाल होता है, तो इस पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस ये मतलब एक तरीके का विषैला होगा या कुछ इससे ऐसा हुआ होगा जिससे लोग थोड़े से दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो रहे होंगे। फेरड किसकी इकाई है? तो जो है संधारित्र की धारिता की इकाई फेरड को बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक कूलाम का आवेश प्रदान करने पर उनके बीच में 1 वाट का जो है विभवांतर उत्पन्न होता है। संधारित्र की धारिता 1 फेरेड कहलाती है। इस प्रकार धारिता की एसआई व्युत्पन्न इकाई फेरेड है। इसका नामकरण अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी माइकल फैराडे के जो है किया गया था, तो आंसर हो जाएगा धारिता की। एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 27, 30.5 और 18 और 25। तो यहाँ पर तो जो आंसर है वो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है आई थिंक। लगभग जो है 20% के आसपास होता है, तो आप इसमें जो है एक ऑप्शन 5 करके जोड़ लीजिए, 20% के आसपास जो है इसका सही आंसर होगा। तो अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 20% होता है। तो देखते हैं इसका डिटेल, ये आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अमोनिया लवण होता है। अमोनिया के रूप में इसमें 20.6% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें याद रखना है कि लगभग 20 के आसपास होता है, यानी कि 20.6 है तो अप्रोक्स में इसको 21% भी आप बोल सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 20.6%। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का नेता कौन था? तो स्वराज पार्टी की अगर बात करें 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के मतलब मोतीलाल नेहरू ने जो कांग्रेस के साथ मिलकर की थी, तो किसके साथ की थी? तो वह की थी चित्तरंजन दास के साथ। किसके साथ मिलके? चित्तरंजन दास के साथ मिलके की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दिसंबर 1923 में चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी के अध्यक्ष श्री चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल इसके सचिव थे, यानी कि मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया था। तो आपको याद रखना है कब? 1923 में चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी यहां से उठ सकता है स्वराज पार्टी के ऊपर। और मोतीलाल नेहरू इसमें क्या थे? मोतीलाल नेहरू थे सचिव और जो चित्तरंजन दास थे वो उस पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आंग सासू की कहाँ की मूल निवासी है? आंग सासू की कहाँ की मूल निवासी है? तो चीन, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत या म्यांमार? तो इसका आंसर है म्यांमार, ये एक राजनेता थी। तो ये जो है बर्मा यानी कि म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही प्रमुख राजनेता है। 19 जून 1945 को रंगून में जन्मी आंग सान लोकतांत्रिक
तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री प्रमुख विपक्षी नेता और म्यांमार की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता हैं। तो एक तरीके से इनको बोल सकते हैं ये एक राजनेता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, भारत सरकार का सचिव, प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो यह पद मिलता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष होने के साथ नीति आयोग में एक नामजद उपाध्यक्ष भी होता है जिसका रैंक एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा वो, देखो योजना आयोग चेंज हो गया है, इसी का हमने चेंज करके नीति आयोग हमारे सरकार के द्वारा बना दिया गया है। पहले योजना आयोग था और अब जो है नीति आयोग बन गया है। तो आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष अभी प्रेजेंट में कौन है? कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो तो देख लेते हो लेकिन कोई कमेंट ही नहीं करता आंसर का। अरे नेट से ढूंढ के कमेंट करो ताकि आपको याद हो जाए। एक बार आप ढूंढोगे, कमेंट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए। चलिए, काराकोरम राजमार्ग, ठीक है, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किस देश युग्म को जोड़ता है? भारत, नेपाल, चीन, और चीन को तो ये तो पहले ही गलत हो गया। भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान। तो काराकोरम दर्रा की बात करें तो इसका आंसर है चीन और पाकिस्तान को यह जोड़ता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को खुंजेराब, ठीक है, दर्रे से पार करते हुए काराकोरम राजमार्ग चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ता है। यह विश्व में सबसे ऊंचा अंतरराष्ट्रीय सड़क मार्ग भी है। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तनु एल्कोहल, पावर एल्कोहल, या फिर परिशोधित स्प्रिट, या फिर परिशुद्ध एल्कोहल। तो इसके आंसर की बात करें तो परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है? मेनली 90% शराब और 5% पानी होता है। तो ये आपको बस याद रखना है कि कितना होता है। तो 95% इसमें अल्कोहल होता है और जो 5% इसमें पानी होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि ब्राजील धारा है, अगर वो पूर्व की ओर चल रही है तो उसको आखिर कहते क्या है? तो उसको कहते हैं दक्षिण अटलांटिक अपवाह। दक्षिण अटलांटिक अपवाह उसको कहा जाता है। तीव्रगामी पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राजील धारा तथा फॉकलैंड धारा का संयुक्त कल पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रिफ्ट के रूप में बहने लगता है और इसे दक्षिण अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट धारा भी कहा जाता है। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संचार उपग्रहों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यह किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले सभी अंतरिक्ष यान संचार उपग्रह हैं जो रेडियो आकृति संकेत के प्रवर्तन और प्रसार द्वारा लंबी दूरी तक संचार की व्यवस्था करते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी पर किसी स्टेशन से माइक्रोवेव सिग्नल प्राप्त करता है और उसे प्रवर्धित कर एक अन्य आवृत्ति पर वापस भेजता है, ठीक है, डाउनलिंक अपलिंक। संचार उपग्रह भू स्थैलिक कक्षा में स्थित होता है, अर्थात यह उस गति से कक्षा में घूमता है जिस गति से पृथ्वी परिग्रहण करती धरातल के सापेक्ष उपग्रह समान स्थिति में रहता है। मतलब पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है उसी स्पीड से जो है यह भी घूमता है ताकि वो पृथ्वी के साथ ही चल सके और जो भी रिलेटेड चीजें हैं जो वो भेज रहा है आपको सिग्नल्स, वो सही सिग्नल्स आपको मिलते रहे। व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, व्हाई सोशलिज्म की अगर हम बात करें नामक पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1932 में की गई है। उस पुस्तक में उन्होंने यह दर्शाया है कि क्यों समाजवाद भारत के लिए उपयुक्त है। वर्ष 1934 में जयप्रकाश और उनके साथियों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी नामक दल का गठन किया और उसके अध्यक्ष श्री आचार्य नरेंद्र देव जी थे। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी नामक दल का गठन भी किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश और उनके साथियों के द्वारा किया गया। चलिए, टोडा क्या है या फिर कहां पर पाए जाते हैं? तो टोडा सबसे पहले तो है क्या? टोडा एक जनजाति है, जनजाति है। और ये कहां पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा
लोग तमिलनाडु के पृथक नीलगिरी पठार पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर रहते हैं, तो नीलगिरी पठार पर रहने वाले छोटे से देहाती समुदाय हैं, टोडा समुदाय जो होती है, उनकी जमीन आज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पठारों पर पाए जाते हैं और तमिलनाडु में। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग, पोलियो, मेरू रज्जु शोथ, या फिर छोटी माता, या चेचक। तो इसकी अगर हम बात करें तो चेचक को जो है खत्म कर दिया गया है विश्व भर से। जो पूरी 19वीं तथा 20वीं सदी में चले टीकाकरण अभियानों के चलते दिसंबर 1979 या देखिए 79 से 80 आप बोल सकते हो में चेचक रोग का पूर्ण उन्मूलन हुआ है। आज तक के इतिहास में केवल यही ऐसा संक्रमण रोग है जिसका पूर्ण उन्मूलन हुआ है, चेचक। अनिवासी भारतीय यानी कि NRI दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी या फिर 7 जनवरी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में से मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अंततः दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों और औपनिवेशिक शासन के तहत लोगों के लिए भारत के सफल स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बने और प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई। कब से हुई? 2003 से हम प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है, क्या कहलाती है? तो इसके आंसर की बात करें तो इसको बोला जाता है लिमिनिक। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लिमिनिक। अब लिमिनिक की बात करें तो ये तब होते हैं जब अचानक ही एक गहरे पानी की झील से CO2 गैस निकलने लगती है और इससे वन्य जीवन, पशुओं और मनुष्यों के दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार के रिसाव से झील में सुनामी भी आ सकती है क्योंकि उठती हुई CO2 गैस जल को विस्थापित करती है, तो ऐसा भी हो जाता है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, ठीक है, यानी कि गर्भ निरोधक के रूप में जो हार्मोन्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो गोलियों के गर्भ निरोधक गोलियों के द्वारा महिलाओं को कौन सा हार्मोन दिया जाता है जिसके कारण जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती? इसका आंसर है प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें प्रोजेस्ट्रोजन की तो इसमें क्या होता है, महिलाओं को प्रोजेस्ट्रॉन नामक, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन नामक हार्मोन जो है गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों में देखिए क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों को ही सम्मिलित करके दिया जाता है, जिससे इनका सेवन करने से महिलाएं जो होती हैं वो गर्भ से बच जाती हैं। कपड़ों पर जंग का दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो कपड़ों पे अगर जंग के दाग की हम बात करें तो जंग के दाग की बात करें तो वह हटाया जा सकता है ऑक्सैलिक एसिड के द्वारा। और ऑक्सैलिक एसिड जो है मेनली आपको घास में पाया जाता है, टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए कई कई बोलते हैं कि टमाटर घिस दो जंग छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए तो ऑक्सैलिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। आमतौर पर जंग लगे कपड़ों के लिए अम्लीय घोल काफी सहायता होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड के घोल में जंग लगे कपड़े को भिगोकर तनु बोरेक्स के घोल में धोने से धब्बे धुल जाते हैं। तो कभी जंग लगे तो ऑक्सैलिक एसिड का आप यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? धनेश, हार्नबिल, भारतीय गैंडा, गुलाबी शीश बत्तख या निकोबार कपोत? स्थानीय जाति तो यहां पर बात करें तो हॉर्नबिल है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पक्षी जो है दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट और संबंध पहाड़ियों की स्थानिक जाति है। यह पक्षी मुख्यतः घने जंगलों और रबड़ व कॉफी के बगानों में पाए जाते हैं। तो यह पक्षी भी है और एक जाति भी है। चाहे यह चाहले मुझे आपका, चाहले नहीं यहां पर चाहे होना चाहिए, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा गया था बराक ओबामा जी के द्वारा। उन्होंने जब दोबारा राष्ट्रपति पद
के लिए निर्वाचित हुए थे तब उन्होंने यह कह के देश में एकता की गुहार लगाई थी, सभी लोगों को यह बोला था कि भाई कि आपके द्वारा ही मुझे ये मत मिला है और आपने ही मुझे जो है इस पद के लिए फिर से चुना है, तो जिसके लिए धन्यवाद, उस तरीके से उन्होंने दिया था। तो ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट भी समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हमने कई सारी चीजें पढ़ी, तो ये आपको याद रखना है। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पूछा है, तो इनको देख कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताइए। पिछले कुछ वीडियो में मैंने पूछा था एक वीडियो में कि अगर ये सीरीज कंटिन्यू रखना है, तो बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि हाँ सर कंटिन्यू रखना है, तो मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आज मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो अगर उसका जवाब आप लोग नहीं देते हैं तो फिर मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन आपको जवाब देना है। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आपको जवाब जरूर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।